रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। ओके। तो आर वी लाइव? आई थिंक हम लोग लाइव हो गए हैं ना अब तो। ओके, ग्रेट। तो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि ब्लॉकचेन का जो प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे जो कोर्सेज हैं वो किस तरीके से आप लोगों को किस तरीके से हमने जो है, जो स्टूडेंट्स इस वक्त ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं और जो आगे पढ़ेंगे और जो नए स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको किस तरीके से फायदा होगा और किस मार्केट जा रही है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने जो है तमाम जितने भी कोर्सेज हैं उनको वन बाय वन अपडेट करना शुरू कर दिया है। अ, हमारे पास जो ब्लॉकचेन का पहला कोर्स है जिसके अंदर हम इथेरियम पढ़ा रहे हैं, सॉलिडिटी लैंग्वेज सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी है, उसको भी अपडेट कर दिया है और उसमें हार्ड हैट जो है वो भी डाल दिया है। एंड आई थिंक कि वो अब अवेलेबल है। और अगर नहीं अवेलेबल तो फिर वो नाफी की टीम शायद उसको अपडेट कर देगी। आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वो वाला चैप्टर कहाँ है। तो हार्ड हैट का जो है हमने एक सेपरेट बना के जो है चैप्टर डाल दिया, तो ये एक अपडेटेड मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारे पास न्यूज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट वो भी कंप्लीट हो गया, अपडेट है उसमें भी हमने हार्ड हैट को यूज़ किया है कुछ जगहों पे। और किस तरीके से आपका जो इलेक्शन टैब अगर आप पहले यूज़ कर रहे थे नहीं चल रहा था, वेब 3 की लाइब्रेरीज कहीं पे ब्रेक हो रही थी या प्रॉब्लम कर रही थी, वो तमाम चीज़ें जो है उसमें हमने बताया कि किस तरीके से आप आपको अपडेट करना है और कैसे उसको लेके चलना है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। सिक्योरिटी जो ब्लॉकचेन का जो कोर्स है वो हमारे पास उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो अपडेट हुई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है उसके अंदर जो है आपको जो जो चीज़ें हैं जैसे स्टेबल कॉइन हो गया आपके पास, उसके बारे में जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये हमने एक अपडेट कर दी है तमाम चीज़ें। अब वो ग्रेजुअली जो है अल्नाफी की जो टीम है वो अपडेट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपडेशन इसमें आ रही है, नज़र आ रही है और चल रही है। हम हार्ड हैट पे क्यों गए और ट्रफल क्यों को क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ट्रफल को अभी छोड़ दें। हाउएवर आप हार्ड हैट को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ट्रफल को अभी भी लोग यूज कर रहे हैं तकरीबन। इसकी स्टैटिस्टिक्स मैंने उठा के देखी थी तो तकरीबन इस वक्त भी जो है 80 से 60% लोग जो है यूज कर रहे हैं ट्रफल। और लेकिन ये कि वो ऑफ कोर्स मूव कर रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि ट्रफल जो है कुछ अरसे के बाद जो है बंद कर दिया जाएगा, तकरीबन 1 साल तो है। तो ये चीज़ें इसमें चल रही है। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक लिंक भी दे दिया गया है जिसके अंदर आपको दिखा रहे हैं कि कोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास इस वक्त सर्टिफाइड। वो मैं एक बार खोल के दिखा भी देता हूँ उन लोगों के लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं और जिनको ब्लॉकचेन पढ़ना है, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो लेट मी ओपन माय स्क्रीन एंड देन आई विल शेयर। एक तो वो सर्टिफिकेशन का जो लिंक आपको दिया है, एक तो वो है। बाकी जो है मैं आपको, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें एक साथ दिखाई जा रही हैं तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो मैं जो हूँ सिर्फ इस वक्त कोर्सेज वो मैं दिखा रहा हूँ जो ब्लॉकचेन के पढ़ाए जा रहे हैं। ये नए स्टूडेंट्स के लिए बाय द वे, पुराने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, तो उनके उनके लिए बात कर रहा हूँ, या जो लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज नज़र आ रहे होंगे। जैसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, और एडवांस सर्टिफिकेट इन डेव्स ऑफ एडवांस सर्टिफिकेट इन ब्लॉकचेन, तो इस तरह के तमाम कोर्सेज हैं। इनकी डिटेलिंग जो आपको पूछनी है वो आपको अल्नाफी की टीम बताएगी। मैं सिर्फ आपको कोर्सेज के हिसाब से मैं बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग इन इथेरियम ये वो वाला है जो
अगर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड से आपका ताल्लुक है, या यूं समझ लें कि आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग के अंदर जो है आपका शौक है कोडिंग करते हुए, आप बोर नहीं होते बल्कि आप इंजॉय करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इथीरियम की प्रोग्रामिंग जरूर सीखें, जो सॉलिडिटी लैंग्वेज हमने इसके अंदर सिखाई है। तो ये जो है, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोर्सेज के, यहाँ पे इन्होंने पूरे वो नहीं दिए हुए इन डिटेल। हाउएवर ये काफी कोर्सेज जो है इन डिटेल हैं। ओके, ये अपडेटेड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ओके, अल्नाफी की टीम को अभी फिर इसको अपडेट करना पड़ेगा। एनीवे, मैं इसको फिर शेयर बाद में करता हूँ, फिलहाल हम इस पे डिस्कस ही कर लेते हैं। तो ब्लॉकचेन क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, क्यों चाहिए इस वक्त दुनिया को? वेब 3 का तो नाम सबने अब सुन लिया है, और पता भी चल रहा है कि वेब 3 जो है बेसिकली अब वेब 2 को यानी टेक ओवर करती जा रही है। वेब 3 के अंदर मेटावर्स भी आ गया है आपका, और आपके पास जो है एआई भी है, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का इम्तजाज है। बट बेसिकली वेब 3 की जो इब्तदा है वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कह सकते हैं कि इब्तदा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी आ जाती है, जैसे क्रिप्टो हो गए, डिसेंट्रलाइज आइसोलेटेड नेटवर्क हो गए, जिसके अंदर आप जो है यानी एक जमाना था जब बल्कि अभी भी यही चल रहा है कि जब आप बैंक, जो जितने भी अभी आप बैंक देख रहे हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग ई बैंकिंग सिस्टम। तो जब आप किसी बैंक को बैंक से यानी किसी एक बैंक से कुछ पैसे भेजते हैं किसी दूसरे बैंक में, तो वो बैंक जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उनकी कनेक्शन के पीछे कोई ना कोई एक सर्विस होती है जो इंटीग्रेटेड है इन दोनों को मिलाने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो सर्विस कभी डाउन होती है, तो फिर ये जो इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजेक्शन होनी है वो नहीं होती। अक्सर फिर ये होता है कि आपको बेनिफिशियरी नहीं मिल रहा, अक्सर ये होता है कि वो सर्वर डाउन है, या इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की इश्यूज आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता अगर एक कोई यानी जहाँ पे भी इनके डेटा सर्वर्स रखे हुए हैं बैंक के, दोनों के दरमियान अलग अलग इनके अपने डेटा सर्वर्स हैं, वो अगर बैठ जाते हैं, तो फिर इनकी जो इंटीग्रेशन जो एपीआई से हुई हुई है, तो फिर क्या होगा आगे? तो हर चीज बैठ जाएगी। तो वहां पे जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरीके से एक इकोनॉमी जो है आपस में दुनिया भर के अंदर जो है आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ तो अक्सर लोग कंफ्यूज ना हो, बल्कि मैं कहूँगा कंफ्यूजन में इसमें ना आ जाए कि आपको मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। वी डोंट टीच ट्रेडिंग, वी टीच ओनली टेक्नोलॉजी, कि आप वो जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो की, वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, एप्लीकेशंस में, और वेब के साथ किस तरीके से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग वेब डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बेशुमार इस वक्त चल रही हैं दुनिया भर में। और अभी यहाँ पे फ्यूचर ब्लॉकचेन समिट हुई थी यूएई में, और उसके अंदर दुनिया की तमाम जो है ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज आई। उनमें क्रिप्टो भी थी, और नॉन क्रिप्टो बेस्ड भी कंपनीज थी, जिनमें वो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे। फॉर एग्जांपल कॉर्डा हो गया आपका, R3। इसके अलावा कॉर्डा जो है बेसिकली ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर देता है कि आप अपना नेटवर्क बनाएं, और उसके बाद जो है जो बिजनेस एप्लीकेशन है उनको इंटीग्रेट कर दें, या फाइनेंशियल एप्लीकेशन उनको इंटीग्रेट करें। इसी तरीके से कंसेंसस जो कंपनी है जो बेसिकली इथेरियम के सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है। इसी तरीके से बाइनेंस थी, और बहुत सारी बेशुमार कंपनीज में थी। तो वेब 3 जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और ये अब जो यानी फ्यूचर जो हमें नजर आ रहा है, जो मार्केट चेंज हो रही है, वो ये कि ये आपस में मर्ज हो जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि हम वेब 3 को वेब 3 के नाम से नहीं पुकारेंगे, सिर्फ एक वेब के नाम से पुकारेंगे आगे चल के, जो जिसमें हमें ऑलरेडी पता होगा कि वेब के अंदर जो है इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं कि डिसेंट्रलाइज लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं। जब डिसेंट्रलाइज की बात आती है तो उसके अंदर बहुत सारी यानी सिनेरियोज बन सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, और किस तरह से आप जो है करप्शंस निकाल सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब यूएस में इलेक्शंस हुए थे, तो उसके बाद जो है काफी यानी ये कहा गया था ट्रम्प की तरफ से कि
इलेक्शन में धांधली हुई है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये चीज होती है। तो ये सिस्टम्स जो होते हैं, जो ब्लॉकचेन पे बनते हैं, या ब्लॉकचेन जिन ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करती है, तो वो सिस्टम जो है आपको ऑलवेज यानी एक ट्रांसपेरेंसी और साथ में जो है इम्यूटेबिलिटी देती है, विच मीन्स के अगर एक बार डेटा उस पर लिख दिया गया है तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब मुख्तलिफ एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं और वो मांग रही हैं इस तरह के स्टूडेंट्स के उनको ब्लॉकचेन डेवलपर्स मिले, फुल स्टैक डेवलपर्स मिले। तो अब जो आगे की जो डेवलपमेंट, आप फाउंडेशन अगर देखें ना, तो उसकी फाउंडेशन में आपकी एक लैंग्वेज हो जाती है जिसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड लैंग्वेज लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, अब उसमें आप नोड जेएस हो सकती है, या आप मे बी सी शार्प यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आप जावा यूज कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी आप लैंग्वेज उठा लें, पाइथन में उठा लें कोई भी, लेकिन पॉइंट ये है कि आप वेब एप्लीकेशन अगर बना रहे हैं या मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो अब आपको ब्लॉकचेन का कम से कम जो है एक एसेंट आपको पता होना चाहिए, आपको उसकी इंग्रेडिएंट पता होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या और किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस आपकी रिक्वायरमेंट आती है। तो ये एक तरह से एक वो ईंट है या ब्रिक है जो कि पहले मौजूद नहीं थी। अब ट्रांसपेरेंसी और स्पेशली इम्यूटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन चीज़ों को सपोर्ट करने वाली जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, वो जो है कहीं पे भी आप फिट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ क्रिप्टो एप्लीकेशन बना रहे हो या डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जो डी एप्स होती हैं वो बना रहे हैं, तो इसका कहीं पे भी काम आ सकता है। हमने अपने जितने भी 4 कोर्सेज बनाए हैं उसमें जो मेन कोर्स, जो फर्स्ट कोर्स है जो बेसिकली फाउंडेशन है, वो आपका सॉलिडिटी इथीरियम सिखाता है जिसमें आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं। उसके बाद जो दूसरा आपका जो कोर्स है उसके अंदर हम ये बताते हैं कि आपने बैक एंड तो सीख लिया, ब्लॉकचेन के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसका फ्रंट एंड आप कैसे बना सकते हैं। तो वो जो है हम उसको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सिखाते हैं। और उसके बाद जो है हम इसकी सिक्योरिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो वो तीसरा जो कोर्स है वो सिक्योरिटी के ऊपर है। उसके बाद जो चौथा कोर्स है वो डीफाई के ऊपर है, जिसके अंदर हम क्रिप्टो करेंसी, टोकेन्स, एनएफटी, स्टेबल कॉइन, इन चीज़ों के ऊपर हम इस पे बात करते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से बिल्ड करेंगे चीज़ों को। तो ये तमाम कोर्सेज में हम ये तमाम जो है हाई सतह तमाम जो ब्लॉकचेन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो हम इसमें डाल रहे हैं और डाली हैं। और ये कोर्सेज बेसिकली स्टैटिक नहीं रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे। जिस तरीके से अभी आप जाके देखेंगे कोर्सेज जिसमें बहुत सारे अब टॉपिक्स आ गए हैं, तो वो जो है टॉपिक्स आने के बाद जो है आपकी यानी हार्ड हैट का जो है अब आप कैसे यूज करेंगे, वो कैसे होगा, अगर आप प्रॉब्लम आपको फेस हो रही थी पहले तो किस तरीके से होगी, ये तमाम इश्यूज जो हैं हम उसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं और फिक्स कर रहे हैं। क्योंकि पुराने जो आप एपीआई यूज कर रहे थे, लाइब्रेरीज यूज कर रहे थे, तो वो कुछ जगहों पे चल नहीं रही थी। उसकी वजह ये थी कि जब आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उनकी लाइब्रेरीज चेंज होती हैं और उसमें कभी कमी होती है, कभी बेशी होती है, तो आपको कोई ना कोई एक वर्जन स्पेसिफिक यूज करना पड़ता है जो कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही होती है जिसमें। तो इस वजह से जो है वेब 3 की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें से कौन सी वेब 3 की लाइब्रेरीज आपको यूज करनी है जो मेटामास्क के साथ चलेगी। तो ये तमाम चीजें हमने कोर्स के अंदर थॉरली डिस्कस की और बताई है। मेरे पास एक सवाल आया है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है कि आपने दुनिया जो देखी है वेब 2 की, उसके अंदर हर चीज जो है एक सेंट्रलाइज गवर्नेंस उसके अंदर होती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, फेसबुक की जो कंपनी है अगर वो कल को आपको बैन करती है तो आपका डेटा कहाँ जाएगा? वो उनके हाथ में रहेगा, आपके पास नहीं, बिकॉज यूजर एम्पावर्ड नहीं है। बेसिकली डिसेंट्रलाइज का जो फलसफा है ये है कि हम एम्पावर करें यूजर को रादर देन कंपनीज जो कि होल्ड कर रही हैं डेटा या जो होल्ड कर रही है इंफॉर्मेशन। एक तो ये, इसमें क्या आ गई, यूजर एम्पावर। तो आप इसकी दूसरी चीज, लॉग इन एंड पासवर्ड का जो सिस्टम है, पूरा निज़ाम है सिक्योरिटी के अंदर की, तो आप ये देखें कि अगर आपकी यूजर नेम और पासवर्ड वो कहाँ रखी होती है, वो किसी के डेटाबेस के अंदर रखी हुई होती है, किसी सर्वर में रखी होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज जो टेक्नोलॉजी के अंदर हम अगर यूजर की बात करते हैं, तो हम उसमें यूजर को एम्पावर करते हैं, विच मीन्स के यूजर की जो लॉगिन सिस्टम है
उसकी की और उसकी उसकी एक्सेसिबिलिटी वो सिर्फ यूजर के पास है, सर्वर के पास नहीं। सर्वर सिर्फ वेरीफाई कर सकता है कि आया कि आप हैं या कोई और है। तो ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी आपको लेके आ रही है। उसके अलावा डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी क्या है, वो ये है कि बैंक है, बैंक की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी जितने भी काम है वो किसी बैंक से स्पेसिफिकली आप करते होंगे, आपको सैलरी आती होगी, सारी चीजें, अगर उस बैंक को गवर्नमेंट बंद कर देती किसी वजह से, फॉर एग्जांपल, जो कि पायरेट बे के साथ होता है, फॉर एग्जांपल वहां से लोग पायरेटेड एप्लीकेशंस और MP3 और वीडियोस डाउनलोड करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि छापे मारना शुरू किया, करते 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 फाइनली उनको वो मिल गया सर्वर जहाँ पे था, और उसके बाद उन्होंने उस बंदे को भी पकड़ लिया, उन दोनों बंदों को जो भी थे वो, और पायरेट बे को बिल्कुल खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। पायरेट बे चले एक बुरी एप्लीकेशन थी, बिल्कुल थी, बट इस तरह से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को उठा के देख लें दुनिया भर में, वो बंद हो सकती है। आपकी बैंकिंग सिस्टम बंद हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन बंद हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक और चीज मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि इराक वॉर से पहले जो है लोगों के पास बहुत पैसा था। ठीक है, इराक वॉर के बाद वो पैसा कहाँ चला गया, किसके पास है, उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो सब खत्म हो गई। तो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को यूज करके इस तरह की एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं फ्यूचर की, जिसके अंदर आपकी ये तमाम जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है उसको आप डिफ्यूज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और उसमें आप यूजर एम्पावरमेंट कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज है, ट्रांसपेरेंसी। अब एप्लीकेशंस काफी हर जगह यूज होती हैं। ठीक है, इलेक्शंस जब होते हैं तो हमारे यहाँ तो चले मैनुअल होते हैं हमेशा, और पता नहीं कब तक होते रहेंगे। दुनिया भर के अंदर मशीन होती है, वहां पे जाते हैं आप, अपना जो है सिंबल जो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसका वोट जाता है, और फिर उसके बाद वो तमाम जो है आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उसके बावजूद दुनिया भर में उसके ऊपर इल्जाम आता है कि धांधली हुई। ये कैसे धांधली हुई? क्योंकि जो सिस्टम है उसके पीछे डेटाबेस है या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और वहां पे उस तक रसाई के लिए आपके पास कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कंट्रोल में है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है वो अपने नीचे वाले बंदे को कह सकता है कि तुम्हें ये काम करना है, धांधली करनी है, तो वो करेगा। ठीक है, वो करप्शन करेगा। लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज ब्लॉक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पे ये चीज इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीज जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन दुनिया भर में हर जगह चल रही है, मुख्तलिफ नोड्स उसके चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक जगह बंद करते हैं तो दूसरी जगह वो चल रहा होता है, पूरी दुनिया में है, तो आप पूरी दुनिया में हर सर्वर को बंद नहीं कर सकते। तकरीबन इसमें इस 10,000, ओवर 10,000 जो है इथेरियम के जो है नोड्स चल रहे हैं। इस तरीके से जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं मुख्तलिफ, उनके भी मुख्तलिफ नोड्स चल रहे हैं दुनिया भर में, और इनको एम्पावर करने वाली कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कम्युनिटी होती। तो ये जो है डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, और इसको डिसेंट्रलाइज यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। डिसेंट्रलाइज आप इसको और भी मुख्तलिफ मायनों में कह सकते हैं, बट डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी इन वे ऑफ ब्लॉकचेन वो ये है। तो ये चीजें इसमें है। मैं आप लोग से वन बाय वन कोशिश करूंगा कि हम लोग अनम्यूट करके जो है बात करें। आप लोग का जो भी क्वेश्चन है इसके हवाले से उस पर मैं आंसर देना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे पास सवाल आया है। आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज लर्न, तो आप यानी नोड जेएस वगैरह यूज करें। ठीक है, आई वांट टू आस्क अबाउट ब्लॉकचेन टैक्स, हाउ इट कैन हेल्प मी इन माय कैरियर एज अ डेवलपर। Blockchain technology again is becoming mandatory, especially when you are looking at some job, especially आप जब जॉब सर्च करेंगे यूएस की मार्केट में और यूएई की मार्केट में, आपको कुछ मिलेंगे इस तरह के नाम, फुल स्टैक इंजीनियर विद ब्लॉकचेन या फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपर। लेकिन जब आप उसको उठा के देखेंगे तो उसमें वो वन स्टैक मांग रहे होंगे, और साथ में लिखा होगा नॉलेज ऑफ ब्लॉकचेन, अंडरस्टैंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड, और बहुत सारी उसमें चीजें लिखी होंगी। इस हिसाब से आपको एज मिलेगा जब भी आप फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे कहीं पे भी अप्लाई करते हैं। तो आपके पास एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पता है, आप बना सकते हैं, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगेन वेब 2 और वेब 3 यानी जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। वेब 2 सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम और इन चीजों पे बात होती है। वेब 3 जो है उस सेंट्रलाइज के बजाय कम्युनिटी कंट्रोल सिस्टम उनके ऊपर जारी होती है।
तो वहां पे जो है आप ब्लॉकचेन के साथ अपनी वेब एप्लीकेशन कनेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो ये मर्न स्टैक जो है वो बेसिकली ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करेगा, और फिर उसके बाद उससे रिस्पॉन्स लेके उसके ऊपर आप अपना यूजर इंटरफेस बना रहे होंगे, और वो कुछ भी हो सकता है। अब आपने लेट से कोई इलेक्शन की एप्लीकेशन बनाई थी मर्न पे, और वो बनाई थी आपने डेटाबेस ओरिएंटेड, बट लाइव और रिक्वायर्ड जो आपकी कंपनी है वो चाहती है ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी सारी चीज उसमें शामिल हो, तो उसमें आप ब्लॉकचेन का आंसर डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से ब्लॉकचेन इज लाइक अ ब्रिक दैट यू वेदर यू लाइक इट, आपको आपको वो पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उनकी नौइयत क्या है, और उनको कैसे लिखा जाता है। तो ये एक टाइम था जो ये सेग्रीगेशन थी, बट आई आई कैन सी नाउ कि मार्केट जो है ना वो बड़ी ऐसी हो रही है कि हर चीज मिक्सचर टाइप, यानी एक कॉकटेल टाइप बनती जा रही है, यानी आपको सारी चीजें आनी चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आपके पास एज होगा अगर आप ब्लॉकचेन को जानते हैं, इथेरियम पे आपको काम पता है, आपको आइडिया है कि बेसिकली ब्लॉकचेन चलता है कैसा है और इस तरीके से। तो एक तो ये है। जी अमर, आप आपका कोई सवाल है? आप, मैं अनम्यूट करता हूँ। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर, मैं ये कह रहा था, जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद हम्म। जो पहला कोर्स है आपका थे प्रोग्रामिंग इथेरियम, वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुअली फिर बैक एंड करते जाएंगे, फिर और जो आगे का कोर्स है वो कर सकते हैं। आप क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है नोड जेएस यूज कर रहे हैं? क्योंकि नोट जस्ट बैक एंड, बैक एंड पोर्शन, मतलब बैक एंड में काफ़ी है ना, डेटाबेस है, फिर काफी टाइम लग रहा है, मतलब हाँ, 2-3 महीने तो लग जाएंगे। मतलब मैं चाह रहा था कि जावा स्क्रिप्ट करने कंप्लीट करने के बाद जो पहला कोर्स है आपका, लगभग मैं सर्टिफिकेट में देखा था 2 महीना का है। जो पहला हम्म। प्रोग्रामिंग इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो सही। तो मैं जनवरी जनवरी से स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। तो वो मैं मतलब जावा स्क्रिप्ट करने के बाद स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं बैकएंड को भी कंप्लीट कर लूँ तब फिर से स्टार्ट करूँ, मतलब पूरा। आप जावास्क्रिप्ट आपने आपने क्या क्या पढ़ा उसमें, मुझे ये बताओ। अभी तो सीएसएस मेरा कंप्लीट होने वाला है, जावा स्क्रिप्ट मैं कर दूंगा 1-2 दिन में स्टार्ट। सीएसएस अच्छा, मेरा आप कंप्लीट होने वाला आप इस वक्त जावास्क्रिप्ट और सीएसएस, आप इस वक्त फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, राइट? तो ये है। फ्रंट यस। एंड प्रोग्रामिंग हो गई। लेकिन हाँ, फ्रंट एंड। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क अगर आप यूज करते हैं ना, जो कि नोड जेएस है, अगर आप बैक अच्छा। यूज करते हैं ना, तो उसके बाद आप एक आराम से जो है ना फिर आप ब्लॉकचेन पे आ सकते हैं। देखें, आपके लिए फर्स्ट कोर्स बड़ा आसान होगा, सोलिडिटी वाला। आप उसमें सोलिडिटी भी सीख जाएंगे, इथेरियम पे आप काम करना शुरू कर देंगे, आपको पता होगा, आप स्मार्ट अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। लेकिन आपके लिए जो कोर्स टू है, जिसमें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, जिसमें यस। आपके पास फ्रंट एंड भी बनाना है, बैक एंड भी बनाना है, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छा। आपको मुश्किल होगी। तो नोट अच्छा। जेएस, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डिटेल में आप जाओ, लेकिन थोड़ा जी। बहुत आपको पता आइडिया होगा कि भाई पता। एनपीएम कैसे चलता है, एनपीएम क्या चीज़ है, और हाँ। पैकेज कैसे इंस्टॉल होते हैं, और बेसिकली नोड जेएस पे अपना सर्वर कैसे बना के चला सकते हैं। और ओके। इस तरह की चीज़ें आप जब करोगे ना, तो फिर ये है यस कि सर। फिर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे आ सकते हो आराम से। बट अगेन, ये ब्लॉकचेन अलोन इज लाइक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर आप बन सकते हो उस पे, ठीक है। लेकिन ओके आप सर। जब वेब डेवलपमेंट के साथ आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपकी जो वैल्यू वो प्लस 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 होती रहती वो है, विच मीन। हाँ, मुझे ये जनरल थोड़ी सीखनी है। और ये सर, मैं ये कह रहा था जो कोर है, जैसे मतलब जावा स्क्रिप्ट हुआ, फिर नोट जेएस हुआ, फिर बैक एंड हुआ, अगर अब जैसे फ्रेमवर्क्स भी बहुत जाते हैं, रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, पूरा मन स्टेक होल्डर, उसमें थोड़ा टाइम लगता है सर, मतलब 5-6 महीने तो चाहिए पूरा पढ़ने के लिए वेब डेवलपमेंट इस लेवल का मैं थोड़ा आप अच्छे आप से। इथेरियम आप इथेरियम स्टार्ट करो, और साथ में यस। हल्का हल्का सा जो है ना बस पढ़ना शुरू करो कि भाई बैक फ्रंट एंड आ बैक गया। एंड। जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड है वो बहुत इजी होता है, ठीक है ना। वो जावास्क्रिप्ट आपकी छोटी मोटी हाँ, आप कर ये लोगे वो। जो मैं पढ़ा हूँ जी, हाँ, समझ में हाँ, आ रही है बस मतलब। नोड जेएस में आप ये करो कि एनपीएम कैसे इंस्टॉल, नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करना है पहले, तो ये एनपीएम कैसे ओके। चलाते हैं, ये सारी बाय द वे ये ओके। सारी चीजें मैं बता भी रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज ओके। एप्लीकेशन में मैं बता भी रहा हूँ, इफ यू नो ओके। लिटिल बिट। और बाय द वे मैं एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं सिंपल जो है नोड जेएस को इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ जगहों पे। अब मोस्ट ऑफ माय कोर्सेज मैंने नोड जेएस को कोशिश ये की है कि मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ मैं एकदम से बैकएंड पे नहीं जाना चाहता।
बट ओके। इवेंचुअली हमारे ये कोर्सेज के अंदर हम नोट यस। जेएस के साथ एडवांस चैप्टर और बना रहे हैं। तो ये कोर्सेज ओके। के अंदर एडवांस चैप्टर और आएंगे, जब आपको ओके। अपना एक्सप्रेस यूज करना पड़ेगा। बाद में हम जाके व्यू को भी यूज करेंगे, व्यू जो फ्रेमवर्क है सही की तरह। हाँ, तो अगेन फ्रेमवर्क। यू कैन इजीली टेक दिस। रिएक्ट रिएक्ट यूज करते हैं, रिएक्ट भी यूज करते हैं सर, जो जावास्क्रिप्ट में। रिएक्ट डिपेंड जेस। करता है, रिएक्ट जेएस कर लो, आप कुछ कर लो, क्योंकि मैं फ्रंट एंड तो नहीं सिखा रहा। मैं फ्रंट एंड सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ इन अ जनरल वे, क्योंकि मैं फ्रंट अच्छा। एंड प्रोग्रामिंग आपको नहीं सिखा। हाँ, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो रिएक्ट से, अगर आपको फ्रंट एंड आती है, ठीक है ना। आप उसको ओके। व्यू ओके। फ्रेमवर्क पे कर लो, या आप उसको फ्लटर फ्लटर पे भी कर सकते हो, अगर आप मोबाइल बना रहे हो एनीवे। तो इट्स ऑल समझ अप टू यू, इट्स ऑल अप टू ओके। यू कि आप कौन से फ्रेमवर्क करते हो। बट अगर आपका सवाल ये है कि मैं सी एस एच टी एम एल और जे एस करने के बाद आ जाऊं एच टी एम एल पे, तो मैं कहूंगा यस, यस। यू कैन जंप, यू कैन जी हाँ, जंप। मैं ये पूछा तो फ्रंट एंड करने के बाद जो पहला कोर्स आता है एथेरियम प्रोग्रामिंग वाला, उसमें आ सकता हूँ। बाकी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, वेब थ्री है, मैं धीरे धीरे बैकएंड भी करता जाऊंगा, तो फिर मैं वो उस भी पर आप आ कर लो, जाऊंगा। वो भी आप कर लोगे। देखिए जेएस आती है ना आपको, तो आप कर लोगे, हम्म। क्योंकि देखो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। सिर्फ फ्रेमवर्क समझना है, वो बाद में। लेकिन मैंने फ्रेमवर्क को भी ज्यादा डिटेल में मैं गए नहीं लेके, तो ज्यादातर जो मेरी कोर्सेज के अंदर जो टेक्निक्स है, मैंने कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्टेटिक जो जेएस है ना, लाइब्रेरीज हाँ सीडीएन के हाँ। थ्रू आपको दिखाते हैं, वो आपने अटैच किया और आपने कॉल की। बट आपको इंस्टॉलेशन कहीं ना कहीं करनी है एनपीएम यूज करके, सही है ना। ओके सर। वेब थ्री की यस। लाइब्रेरीज आपको अपने पास चाहिए। तो समझ गया। मैं उसको अगर एडवांस कर दूं ना, तो फिर एडवांस में क्या होगा कि मैं अपना सर्वर बना रहा हूँ एनपीएम, वो ओके। सॉरी नोट पे, ठीक है। ओके। और उसके अंदर फिर मैं वो लाइब्रेरी अलग से यूज कर रहा हूँ, और ये हमारा इरादा है कोर्स के अंदर ऐड करना है। बट क्योंकि ओके सर। लोगों को बहुत कंफ्यूजन थी कि किस तरीके से ब्लॉकचेन को वेब पे करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, तो इसलिए हमने बड़ा आसान रखा है, ताकि ये कि जो बाकी जो कोर्सेज अगर आप ऑनलाइन देखते हो ना, तो थोड़ा एडवांस लगता है, तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज कंफ्यूज है, आएगा। ओके। ठीक है। ओके सर। ओके। जी मोहम्मद अदील, मोहम्मद अदील। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अच्छा, मैंने एक अभी क्वेश्चन किया था, तो आपने सही उसके मुझे बता दिया। अच्छा, मुझे थोड़ी सी और कन्फ्यूजन थी ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं अभी जो है ना एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ रिएक्ट पे, नोट जेएस पे ना। तो तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 साल तक का मेरा एक्सपीरियंस है। तो अच्छा, मैं मेरे पास अलाफे का मैं पहले भी जो है ना वो कर चुका हूँ, जो कैट का प्रोग्राम था ना, उसके बाद उसको और मज़ीद एडवांस किया था उन्होंने, फिर उसके बाद मज़ीद अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना वो मैंने अपडेट नहीं कराया। अच्छा, तो आप पूछना मैं चाह रहा था कि आपका जो कोर्स है जो आप ब्लॉकचेन में करा रहे हैं, क्या वो उसके साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ है साइबर सिक्योरिटी और डीसीसीएस जो है, या फिर आप सिर्फ जो है इंडिविजुअल ब्लॉकचेन करा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है, वो ये है कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे आपने बताया जैसे कि मिडिल ईस्ट में और यूएस के अंदर मार्केट में बहुत सारी जॉब्स खुल जाएंगी, तो इसमें कितना टाइम मुझे लग जाएगा इसको ऐसी जॉब परसू करने में? और ये मुझे मतलब जाहिर है हेल्पफुल तो होगा, लेकिन मुझे स्टार्ट के कौन सा कोर्स, ये जो आपका फुल फ्लैश कोर्स है या फिर कोई सर्टिफिकेट करके मैं कर सकता हूँ उसको इजीली? तो ये बताइएगा मुझे काइंडली। ठीक है। इसके अंदर जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप इसमें एक ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन का, जो अभी आपको एक लिंक मिला है अल्नाफी की तरफ से, या जैन भाई ने जो दिया है, उसमें जो है वो जो डिटेल है उसमें आप देखेंगे डेवऑप्स भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, और ब्लॉकचेन भी है। अब इशू ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना, आपको ये चीजें आनी चाहिए, और आपको अब आनी पड़ेगी। देखिए हमारा कैरियर पाथ क्या होता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। हमारा कैरियर पाथ ये होता है कि आगे चल के आप क्या बनोगे, आप प्रोडक्ट मैनेजर बनोगे, या हेड ऑफ प्लेटफॉर्म बनोगे, या हेड ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनोगे, ठीक है ना। जब आप इसकी तरफ बढ़ते हो ना, तो फिर आपको डेवऑप्स आना चाहिए, आपको सिक्योरिटी पता होना चाहिए, आपको ब्लॉकचेन पता होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, इवन तो इट्स टू मच इंफॉर्मेशन, आई एग्री, बट एट द सेम टाइम मार्केट अभी चल रही है, बहुत ही एग्रेसिव चल रही है आपके पास। यानी ये जो है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डेवलपर्स में देखता हूँ, इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, पाकिस्तानीज हैं,
और ब्रिटिश हैं, ठीक है ना, यूक्रेनियंस हैं, रशियंस हैं। मेरी हर किसी से इंटरेक्शन होती है, तो मैं यही देखता हूँ कि अब आप जो है ना ये नहीं कर सकते, आप स्पेशलाइज तो आपको होना है एक चीज में, ठीक है ना, वन। लेकिन आपको कुछ ना, डेवऑप्स का भी आपको पता होना चाहिए, आपको साइबर सिक्योरिटी का भी पता होना चाहिए। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में अब आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको लाइन जो चूज करनी है वो आपको करनी है। तो एक तो ये चीज है, ये चीज मैं आपको नहीं बता सकूंगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए। हम आपको एक कोर्सेज बता रहे हैं, मार्केट बता रहे हैं, मार्केट किस तरीके से जो है ना रिएक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स, ये चीजें। लेकिन जब आप सीटीओ बनते हैं ना, तो सीटीओ अगर आप बनते हैं तो आपको डेवऑप्स की पूरी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। क्योंकि इमेजिन करें, आपको किसी ने हायर किया है किसी कंपनी में, और आपको कहा गया है कि आपको पूरी अपनी ना डेवलपमेंट टीम बनानी है। अगर आपको डेवऑप्स नहीं पता तो आप क्या करोगे यार, ठीक है, मैं एक डेवलपर हायर करता हूँ, एक ग्राफिक डिजाइनर हायर किया और प्रोडक्ट बनाने बैठ गए, ठीक है। डेवलपर्स ने क्या किया, उसने रिजाइन किया। अब कि आप सीटीओ, आप भूल गए कोडिंग वगैरह, फिर आप क्या करोगे, अब आप या तो खुद कोशिश करोगे दोबारा से समझने की और अपलोड करोगे कहीं, फिर आपको याद आएगा आपने गिटहब पे नहीं डाला, फिर आप सोचोगे यार ये चेंजेस आ रही है, मैं क्या करूँ। तो इवेंचुअली क्या होता है कि बंदा जो है ना वो खुद ये जो है ये बहुत ही यानी गलत लाइफ साइकिल है। इसलिए जो है डेवऑप्स आपको पता होना चाहिए। आप आते ही सबसे पहले जो है अपनी फाउंडेशन बनानी है कि मुझे डेवऑप्स की फाउंडेशन बनानी है, और अगर नहीं भी आती दैट्स फाइन, बट यू एटलीस्ट हैव अ प्लान फॉर दिस वन। तो आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। और अगेन सिक्योरिटी की जब बात आती है तो आपको सिक्योरिटी पता होनी चाहिए कि किधर आपको यूज करनी है सिक्योरिटी और क्यों यूज करनी है, किधर आपको ऑडिट करवाना है, कहाँ पे नहीं करवाना है, तो ये चीज करनी है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी की पोजीशन में जा रहे हो जिसमें आईजो ऑडिट हो गया, दूसरी चीजें हो गए, तो उसमें जाहिर है डेवलपमेंट से आपका ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन आप हैकिंग की तरफ जा रहे हो तो आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आप इथिकल हैकर बन रहे हो, या आप कोड रिव्यू डेवलपर बन रहे हो जो कि जाके दूसरों के कोड रिव्यू करता है, तो वहाँ पे तो मार्केट इज वेरी अग्रेसिव और बड़ी चेंज है। किस ठीक है किताब मैं। अप्रोच करोगे, आपको जी जी। जो है मिलेंगी, कैसे जॉब्स मिलेंगी बाहर, ये आपका आखिरी सवाल है। तो उसमें ये है कि आपको आपको एटलीस्ट तो दिखाना ये पड़ेगा कि आपने क्या क्या काम किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको अप्लाई जब आप करोगे, तो वो जो प्लेटफॉर्म है जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको अपनी ये चीज़ों को जो है गिटहब पे आप या तो बना के डालो, दिखाओ, शो ऑफ करो। तो उस हिसाब से आपको ऑफकोर्स जॉब क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये मैं आपको बता नहीं सकता, ये तो इसका ताल्लुक अल्लाह के ऊपर है, वो कब दे, ये तो ये किसी को नहीं पता होगा। बट जी जी। मेहनत अल्लाह ताला जरूर जो है, जाहिर है उसके एवज जो है, आपकी मेहनत जितना आप करोगे आपको मिलेगा। जितनी आप मेहनत करोगे, आप 24/7 अब लग जाओ कि मुझे ये सीखना है, मुझे करना है, तो आपको जरूर आपकी, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। ठीक है सर। अच्छा, इस स्पेसिफिकली बस ब्लॉकचेन के लिए मुझे ये पूछना था कि ब्लॉकचेन में मैं अगर अभी, जाहिर है आपने सही कहा कि शुरू से लेके जो आपने पूरा इंटीग्रेट किया हुआ कोर्स को मैंने अभी और ज़्यादा देख लिया था जब आप बता रहे थे। तो वो सारा वही है जो एडवांस ब्लॉकचेन में जो एड ऑन करके जो हुआ करता था बेसिकली, तो वो भी इन्होंने एक साथ मिला दिया। अच्छा ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं अभी ब्लॉकचेन को अप्रोच करना चाह रहा हूँ, मतलब मीनवाइल 6 मंथ्स के अंदर, तो आप क्या मुझे सजेस्ट करेंगे कि क्या मैं ब्लॉकचेन का सर्टिफिकेट जो है वो अल नाफिस से वो वाले एक कोर्स पर वो कर लूँ, तो क्या मैं उस ट्रैक पे आ सकता हूँ? वो तो एक बात है जो आपने बताई, वो तो मेरी समझ में आ गई। लेकिन मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, इन इन विद इन 6 मंथ्स और 7 मंथ्स जो है वो मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और वो जो भी इसकी थ्योरी है वो मैं कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप 6 मंथ्स में कर सकते हैं। देखें अगेन वही बात है कि आपका इंटरेस्ट अगर प्रोग्रामिंग में है ना, तो आप इंजॉय करोगे, आप चाहोगे कि जल्द से जल्द मुझे ये चीज़ें आए, ठीक है। फिर ये जब आपको चीज़ें आ जाएंगी तो फिर होता क्या है कि स्टूडेंट फिर ये करने के बाद जो है ना, फिर वो अप्लाई करने लगते हैं जॉब्स के लिए। मैं ये कहता हूँ कि ये आपके लिए फाउंडेशन बनाती है। जॉब पे अप्लाई करने से पहले अपने प्रोजेक्ट्स अपनी सोच के साथ बनाएं। आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है, आप डिस्कस करें, ईमेल करें। और यानी आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं अल्लाफी के थ्रू। तो उस पे जो है मैं आपको रिप्लाई करूंगा। यानी मैं ये कहता हूँ कि देखें, अ, मैं जब डेवलपमेंट करता था एक टाइम पे, अभी भी करता हूँ, और
और जब आप सीटीओ बन जाते हैं तब भी करते हैं। आजकल का तो जमाना ही है कि सीटीओ को अगर डेवलपमेंट नहीं आती तो वो सीटीओ नहीं। तो जब स्टार्टिंग मैंने की थी तो मैं अपने पेट प्रोजेक्ट्स बहुत बनाता था। और यही जो है ना, जितने भी इस वक्त के जितने भी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं बाहर, यूएस में या कहीं पे भी, उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स खुद से बहुत बनाए, पेट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब एक कल्चर बन गया है अनफॉर्चुनेटली, वो ये कि मैं उसी उसी वक्त काम करूंगा जब मुझे कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट देगा तो मैं करूँ। तो वो एक बहुत बड़ा हमारा एक डिलेमा है कि हम इस तरह की सोच पे चले गए। फ्रीलांसिंग इज वेरी गुड एंड नो डाउट आपको करनी चाहिए, बट ये सोचना कि यार मैं अपने पेट प्रोजेक्ट्स ना बनाऊं, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो अगेन वो चीज़ है। और मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि मेरा जो कोर्स है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से आप लेंगे। आपको इसकी डिटेल और डिस्कशन करनी है तो मेरे ख्याल में अन्नाफी की टीम से करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोर्स किस तरीके से कुछ जगहों पे वो सिंगल सर्टिफिकेट की सूरत में भी आपको मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हैं। आप जो है एक एडवांस कोर्स करना चाहते हैं जिसके अंदर दूसरे भी कोर्सेज शामिल है, वो भी आप कर सकते हैं। अगेन आप चूज आपको करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली ये जो है ना तमाम चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं। तो एक डिप्लोमा भी आने वाला है ब्लॉकचेन का, वो सिंपल सिर्फ डिप्लोमा होगा ब्लॉकचेन का। उसके अंदर और दूसरी चीजें कोई शामिल नहीं होंगी। अगर होंगी तो थोड़ी बहुत डेवऑप्स वगैरह की होंगी, तो ये चीजें चलती रहेंगी। तो योर बैक टू योर क्वेश्चन कि वो एक सर्टिफिकेट अगर आप लेना चाहते हैं, लेट्स से इथेरियम का कोर्स करना चाहते हैं, यस यू कैन डू इट। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, सैयद बिलाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मैं बेसिकली मैं अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मेरे असल में मैं अन्नाफे के साथ क्लाउड साइबर सिक्योरिटी का जो ट्रैक है वो पढ़ रहा हूँ। तो सर वैसे मेरा ब्लॉकचेन में टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन सर मुझे प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि बहुत मुश्किल भी लगती है और ज़्यादा ग्रिप भी नहीं है। तो मुझे ब्लॉकचेन में आने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल जो बिगिनर्स है सर, आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? और सर आप ये भी बता दें कि सर जो ब्लॉकचेन की जो उनको साइबर सिक्योरिटी की चैलेंजेस को हल करने के लिए क्या तरीके उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? और सर कोई आप केस एक एडवाइस वन कर। बाय वन करते हैं, वरना मैं भूल जाऊंगा आपके सवाल बहुत सारे। सबसे पहले आपने क्या पूछा था? हेलो, आवाज़ आ रही सर? हाँ आ रही है। सबसे पहले आपने क्या पूछा था? सर ये पूछा था कि सर मुझे बिल्कुल प्रोग्रामिंग का बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। बस वही जो पाइथन जो अन्नाफे वगैरह में क्लाउड साइबर सिक्योरिटी में पढ़ा रहे हैं उनका मत है। तो तब आप ब्लॉकचेन में आने के लिए मुझे क्या करना करना पड़ेगा सबसे पहले? ओके ओके, आपने इससे पहले प्रोग्रामिंग नहीं की पाइथन से पहले? हेलो, आप म्यूट क्यों हो रहे हैं? आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर, वो म्यूट हो जाता है सर। मैंने प्रोग्रामिंग आज से पहले नहीं की, नहीं सर। नहीं की है। अल्लाफी पे जो प्रोग्रामिंग के जो कोर्सेज है ना, मेरी सजेशन तो यही होगी आप पहले उनको देखें। और आपको मुश्किल लग रहा है, पाइथन आपको मुश्किल लग रहा है, तो फिर आप पहले पाइथन के ऊपर एप्लीकेशंस बनाएं। एप्लीकेशंस बनाएं और कोई चीज़ बनाएं, कोई प्रोजेक्ट बनाएं। आप जब तक प्रोग्रामिंग देखें, मैं आप बोल तो दूंगा कि आप कर सकते, कर भी लेंगे, लेकिन अगर आपको फाउंडेशन नहीं आएगी तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरी सजेशन ये है कि पाइथन को पढ़ें, वो देखें। और उसके अलावा वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है, वेबसाइट कैसे बनती है, कभी वेबसाइट बनाई? जी सर, इतना तो आइडिया है, वेबसाइट भी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा है कि वही वर्डप्रेस वगैरह यूज कर लेते हैं। वो थोड़ा डेटाबेस वगैरह का फ्रंट एंड बैक एंड उसका मालूम है, बाकी इतना कोडिंग वगैरह का नहीं मालूम। हाँ तो फिर ये आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप इस पे आते हैं कोडिंग। तो मेरी सजेशन यही होती है कि आप लोग पहले जो है ना, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत जो है ना कोडिंग आनी चाहिए। वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है, वेबसाइट कैसे बनती है, वो आपको आनी चाहिए। वो आती है तो फिर आप यकीनन उसके अंदर जंप मार सकते हो Ethereum। उससे पहले अगर आप आएंगे तो आई थिंक कि आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। मैं ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनको बहुत डिफिकल्टी हुई, और वो क्वेश्चंस भी यही करते थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा।
तो ये फिर एक प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप एक काम करो, आप मुझे नहीं मालूम अलनाफी पे कौन कौन सी जो है ना प्रोग्रामिंग की कोर्सेज हैं। लेकिन जो भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं आप इनकी टीम से पूछें, वो आपको रिप्लाई करेंगे, उनको आप ना ज्वाइन करना शुरू करें। ब्लॉकचेन पे आप उस वक्त आओ जब आपको पता हो कि वेरिएबल क्या होता है, आपको पता हो कि किस तरीके से डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं आप। या चलें डेटाबेस नहीं आता, चलो एटलीस्ट आपको वेबसाइट बनानी आती है विदाउट वर्डप्रेस। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड कैसे यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट लिखते हैं कैसे। अगर आपको किसी ने कह दिया कि एक फंक्शन तो बनाओ उसमें और वो काम कैलकुलेटर बनाओ, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब वो आपको पता होंगी तो फिर आप यकीनन फिर आगे प्रोग्रामिंग में आ, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग में आओ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर सी प्लस प्लस कोई पढ़ा रहा है अलनाफी में, सी प्लस प्लस अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो जरूर पढ़ना। चलो ठीक है सर। और सर आप ये बताएं कि मैं इन दोनों को एक साथ कैसे रखकर पढ़ सकता हूँ, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन दोनों को, क्या ये दोनों में एक साथ ही पढ़ सकता हूँ? साइबर सिक्योरिटी टूल ओरिएंटेड काम है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में ह्यूमन सर्विसेज आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के कोई आपसे कोई काम कहता है तो आप वो काम करते हो, ठीक है। जब आप प्रोग्रामिंग की बात करो ना, माइंड यूज करते हो, आप उसकी लॉजिक सोचते हो, आप उसके बारे में ये सोचते हो कि कंडीशन क्या बनानी है, एल्गोरिथम क्या लिखना है। तो दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है ना। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। लेकिन दोनों का मिला जुला इम्तिजाज अगर आप देखना चाहते हो तो फिर वो आपको हैकर्स की सूरत में नजर आता है, जिनको स्क्रिप्टिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, और उनको सिक्योरिटी पता होता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो माहिर होते हैं। तो आपको ये चीज खुद सोचनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है। जो चीज आपको इंटरेस्ट करती है ना दिल से, वो आप चूज करो, आप उसमें कामयाब होगे। अगर आपको ये लगता है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी जो है ना उसमें हैकिंग बहुत पसंद है, तो प्रोग्रामिंग जरूर सीखो, ब्लॉकचेन भी सीखो, प्रोग्रामिंग भी सीखो, और ये देखो कि प्रोग्रामिंग करती कैसे है। फिर उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी को सीखो और उसमें आप देखो कि क्या क्या चीजें और किस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो अपने सोचने के अंदाज से। किस तरीके से आप स्क्रिप्ट बना के जो है स्पाईवेयर बना लिया, वायरस बना लिया, इस तरह की चीजें। तो ये ये आपको खुद सोचना है, गोल आपको अपना खुद बनाना है। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, गोल आपका बनाना है। और एक जब बना लो तो फिर उस पर स्टिक रहो। अगर जॉब नहीं मिल रही तब भी स्टिक रहो, ढूंढो मिल जाएगी, कोशिश करो मिल जाएगी। तो बैक टू योर क्वेश्चन, क्या साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपको पता होगा कि बेसिकली सिक्योरिटी कैसे चलती है। ब्लॉकचेन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन ये जो नई दुनिया है, इसके अंदर अब काम क्या होना है, किस तरह से मेटावर्स आ गई है, मेटावर्स के अंदर ब्लॉकचेन कहाँ यूज हो रही है, एनएफटीज क्या होते हैं, एनएफटी की जरूरत क्यों है। तो ये तमाम चीजें ब्लॉकचेन का जो है ना। तो और प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सबसे लोएस्ट फाउंडेशन है, उसके बगैर आपको ब्लॉकचेन या दूसरी चीजों पे आने में दुश्वारी होगी। तो ये चीज है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिर्फ सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, तो आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप तब भी जा सकते हो। आप ऑडिटिंग सीख सकते हो, आप आइजो जो ऑडिटिंग होते हैं वो उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होते हैं, वो सारी सर्टिफिकेशन, उनकी जो साइबर सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं, तो उसके जितने भी कोर्सेज है वो अलनाफी पे ऑलरेडी सिखा रहे हैं। वो ज़्यादा टूल ओरिएंटेड काम होते हैं, उसमें आपको टूल आने चाहिए कि कौन सा टूल कैसे यूज होता है, रिपोर्ट कैसे बनती है, रिस्क क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क असेसमेंट क्या होती है। तो ये तमाम चीज़ उसके अंदर वो सिखाते हैं। और टूल्स, नेटवर्क कैसे चलता है, नेटवर्क के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सप्लॉइट्स कैसे निकालने हैं, वो तमाम चीज़ आपको वो सिखाया अच्छा सर, मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ ब्लॉकचेन में। मैं ये पूछना चाहता था कि आज हम असल में ब्लॉकचेन को साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड था सर। वैसे तो मैंने पढ़ना साइबर सिक्योरिटी है। ये बहुत लंबा, आप लॉन्ग शॉट है आपका ये एक तरह से, और बहुत लंबा सवाल है, इस पे बहुत टाइम लगेगा। पहले आप ब्लॉकचेन जो है ना आप सीखो, समझो। जो कोर्स है ना मेरा, आप उसको देखो, आप ट्रायल भी लेके चल सकते हो। आप बात करो नाफी से, उनको देखो,
उसके अंदर जी मैंने सर। ये चीजें बताई कि कहाँ कहाँ ये जरूरत है, तो वो डिटेल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है। सही है, थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जिनको मैं आंसर दे रहा हूँ, वन बाय वन में आप लोग आंसर, और किसी और का अगर कोई सवाल है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है अभी। अच्छा, जीशान महर। ओके, जीशान महर का हमारा टू जॉइन साइबर सिक्योरिटी कोर्स बट डोंट नो फ्रॉम वेयर, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अली कासिम, due to the rise of artificial intelligence, how can we merge blockchain and AI and become experienced developer? Again, यहाँ पे जो है ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि एक्सपीरियंस डेवलपर वन, ब्लॉकचेन, एआई, तीन डिफरेंट, यू समझ लें तीन डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है। ये तीन डिफरेंट, उर्दू में बोलें तो अम, तीन डिफरेंट डिशेज हैं, आप यूं समझ लो। ठीक है। एक बिरयानी है, एक एक पुलाव है, और एक मेरा ख्याल में है हलीम हो गई। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। प्रॉब्लम क्या है, ये तमाम जो है डिशेस, इनका अपना एक टेस्ट, इनके एक अपनी ज़रूरत है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो बॉडी को ज़रूरत है वो जो है एक डिश से जो मिल रही है ना, वो दूसरी डिश से शायद ना मिले। अब इसी तरीके से जो ये टेक्नोलॉजीज है, मैंने एग्जांपल दिया, आई नो इट्स वेरी फनी एग्जांपल, बट पॉइंट इज ब्लॉकचेन एक ब्रिक है जो कि सिक्योरिटी की लेयर के अंदर जो है वो आपको एक ब्रिक जो नहीं थी तकरीबन 20-25 साल जो इंटरनेट के थे उसमें नहीं थी, वो दे रही है। ठीक है। ये एक ब्लॉकचेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 60 से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अरसे से है, इवन उससे भी पहले से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जो मेजर जो एप्लीकेशन जो अब आ रही है, वो बेस्ड ऑन जो उनकी डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, और न्यूरल नेटवर्क है, उसकी वजह से बन गई है। ठीक है। ये एक इंटायर डिफरेंट सब्जेक्ट, और इसकी जो एप्लीकेशन है उनका सोचने का अंदाज, उनका बिल्ड का अंदाज वो बिल्कुल डिफरेंट। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको आप एकदम से ना ब्लॉकचेन आप कर सकते हो ना एआई कर सकते हो। सबसे पहले तो आप एक्सपीरियंस, जब डेवलपर बनना है आपको, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन बनती कैसे, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनती है। ठीक है। और अगर आप वेब और मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना रहे तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बनती है। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो आप एक अच्छे डेवलपर्स हैं, भले आपने नहीं काम किया, बट यू नो कि रास्ता क्या है वहां तक जाने का। तो वो कैसे होगा, वो उस वक्त होगा जब आपको डेवलपमेंट आएगी, आपने सीखी होगी या आप उसको पढ़ेंगे। उसमें फिर आ जाती है आपके पास पाइथन। ठीक है। पाइथन की अपनी लिमिटेशन है कहीं ना कहीं। आ जाती है नोट जेएस, उसकी भी अपनी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। आप कोई ना कोई एक लैंग्वेज पकड़ें और उससे पहले एक्सपीरियंस हासिल करें कि डेवलपमेंट कैसे होती है वेब एप्लीकेशन। जब ये हो जाए तो एक फाउंडेशन बन गई आपकी डेवलपमेंट। नाउ यू कैन इनोवेट। आप इनोवेट कर सकते हो, आप चीजें बना सकते हो, आप कंडीशंस लिख सकते हो, उसकी बेस पे आप एक समथिंग आउट ऑफ नथिंग बना सकते हो। ठीक है ना। Developers are like magicians. They create things. They are like magicians in terms of के डिजिटल दुनिया के जो मैजिशियंस होते हैं वो बेसिकली डेवलपर्स होते हैं, वो इंजीनियर्स होते हैं। तो बेसिकली आप ये चीज क्रिएट कर सकते हो। आप जब आप ये चीज कर सकते हो तो ब्लॉकचेन क्या बन गई, आपकी एक लेयर बन गई सिक्योरिटी की। तो ब्लॉकचेन की जो सिक्योरिटी लेयर है वो कहाँ पे आप इस्तेमाल करो, वो आप इस्तेमाल करोगे जब आपके स्कोप के अंदर ये है कि आपको डिसेंट्रलाइज की नौयत के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनानी है, और वेब 3 की दुनिया से अटैच होना। हो सकता है आप मेटावर्स पे बना रहे हो, मेटावर्स से कनेक्ट कर रहे हो सकता है आप एनएफटी के ऊपर बना रहे हो, एनएफटी आपको चाहिए। तो हर इन तमाम चीज़ों पे आपको क्या जरूरत है, ब्लॉकचेन की जरूरत है। हो सकता है कि आपका जो स्कोप है वो ये हो कि हमें लॉगिन सिस्टम नहीं चाहिए, हमें की सिस्टम चाहिए। हमें की सिस्टम चाहिए कि यूजर अपनी की से जो है ना खुद दरवाजा खोलेगा, और की उसके हाथ में होगी, हम उसकी की पासवर्ड आईडी की तरह अपने डेटाबेस में नहीं रखें। तो वहां आ जाती है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन वहां आ जाती है। या यूं कह लो कि आइसोलेटेड कंपनीज हैं, उनके दरमियान डेटा इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है। ठीक है। बट वो सारी कंपनीज कहती हैं कि हमारी एपीआई यूज करो, वो कहती है नहीं हमारी एपीआई को यूज करो। अगर आपने उनकी एपीआई यूज करी और वो किसी दिन वो कंपनी बंद हो जाती है, सर्वर बंद हो जाता है, तो फिर क्या होगा। तो
ऐसी तीन कंपनियों के दरमियान ब्लॉकचेन का नेटवर्क खड़ा किया जाता है कि अगर एक कंपनी आज है और कल तबाह हो गई या चली गई, तो उसकी जितने भी ट्रांजैक्शन या जो भी उनकी कार्रवाई या कम्युनिकेशन हुई है ना, वो हमेशा जिंदगी भर उस नेटवर्क पे रहेगी। और ये कम्युनिकेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ईमेल चैलेंज हो जाती है, व्हाट्सएप की चैट चैलेंज हो जाती है, और आपकी इनवॉइसेस चैलेंज हो जाती हैं, पेपर चैलेंज हो जाते हैं, डिजिटल डेटा चैलेंज हो जाता है, लेकिन ब्लॉकचेन का जो डेटा है ना वो चैलेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप वो आंसर लेके आओ। अब आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रेन। ठीक है, फाउंडेशन हो गई आपकी प्रोग्रामिंग जिससे आप इनोवेट कर रहे हो, ब्लॉकचेन हो गई आपकी सिक्योरिटी, और ब्रेन हो गया आपका एआई। एआई को कैसे यूज करोगे? नाउ इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, और इसको यूज करने का तरीका जो है वो अगेन डिपेंड्स ऑन द स्कोप कि आप क्या बना रहे हो। हो सकता है आप कोई बॉट बना रहे हो जिससे आप बात करते हो, या हो सकता है मेटावर्स के अंदर आप एक रिसेप्शनिस्ट बना रहे हो, जो कि वो ये बोलती है कि जो भी कंपनी से मुतालिक आप जाके इंग्लिश में बात करोगे तो वो टेक्स्ट टू स्पीच को कन्वर्ट करके वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेटा है उस हिसाब से जो भी उसकी लर्निंग है वो आपको वैसी जवाब देगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो। सकता है आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, और इनका आपस में ताल्लुक ये है। आई होप कि मैंने इसको अच्छी तरीके से आपको बता दिया होगा कि आपने कहा ना ड्यू टू राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ कैन वी मर्ज दिस, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मर्जिंग है, ये तरीका है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इस तरह की बेशुमार एग्जांपल हो सकती है आईओटी को। और अब जो स्मार्ट हाउसिंग आ गए, इस तरह की जो एप्लीकेशन है, उधर भी आपको जहाँ पे स्मार्टनेस आ गई वहाँ पे आपको ब्रेन यूज करना है। जहाँ पे इंटरफेस आ गया वहाँ वेब एप्लीकेशन आ गई, यानी डेवलपमेंट आ गई, इनोवेशन आ गई। और जहाँ पे आपको सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की नौयत आपको डालनी है, एक्सेंट डालना है, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन आ गई। तो इन तीनों का मिलाप जो है फिर वो एक बड़ी जबरदस्त चीज बन जाता है। अच्छा, टू मर्ज ब्लॉकचेन एंड एआई एक्सप्लोर और डिप्लोमा, बिल्कुल। आप ये डिप्लोमा जो है देखिएगा, इसके अंदर ब्लॉकचेन और ये सारी चीजें बताई भी हैं दिशान माहिर ने, जो अल-नाफी के हैं। तो आप इसको जरूर जाकर देखें और चेक करें। आई वॉन्ट टू टॉक, आपसे मेरी बात हो गई अदील, और हाउ आर जॉब्स इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स मुझसे ज़्यादा बेहतर जो है साइबर सिक्योरिटी जो टीचर्स हैं या ट्रेनर वो बता सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ, साइबर सिक्योरिटी एक कहते हैं ना कि दुकानें खुलती रहेंगी लेकिन सिक्योरिटी हमेशा रहनी चाहिए। तो सिक्योरिटी आपको हमेशा, आप अगर करते हो तो आप कभी कहते यानी उमर शरीफ कहता था कि जिसको गाना आता है वो भूखा ही मर सकता है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ साइबर सिक्योरिटी जिसको आती है वो भूखा नहीं मरेगा। वो इस डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अहमद मुनीर, और क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू बिकम द करेंसी ऑफ द फ्यूचर, बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसीज जो है उसका प्रॉब्लम क्या है? क्रिप्टो करेंसीज का प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर के अंदर ये तमाम जो इनिशिएटिव है वो ये है कि मैं ये किससे पूछा, अहमद मुनीर ने और फरहान ने मिल के ये डिसाइड किया कि हमारे पास एक पानी की बोतल का जो ढक्कन है, उस ढक्कन वैल्यू रख दी 5 रुपए। अब इसकी 5 रुपए के हिसाब से हम दोनों जो है आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे। तो मैंने जो है मुनीर से, मुनीर नाम था ना, अहमद मुनीर, तो अहमद मुनीर से मैंने टिश्यू बॉक्स का डिब्बा लिया और उसको मैंने वो पानी की बोतल का ढक्कन दे दिया। तो बेसिकली हमारे दरमियान ये तय हुआ हुआ है कि हमें ये जो है ना ये ढक्कन को एज अ वैल्यू यूज करना है। ठीक है। इसी तरीके से फिर आ जाते हैं बिलाल, जो अभी जिससे बात हुई थी, फिर आ जाते हैं अदील, और सब ने एक एक पानी की बोतल के ढक्कन को रखा और यूज करना शुरू कर दिया। ये मैं आपको बहुत ही ले मैन की ऊपर जाके जो है ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई थिंक नाफी क्वेश्चन सबमिशन, आई डोंट नो, पोलिंग भी आ गई है। तो ये जो है, जब हमारे दरमियान अब क्या तय हुआ, हम एक कम्युनिटी बन गए। हमने ये तय किया कि इसकी वैल्यू जो है ना हम वो तयन कर रहे हैं। और साथ में हमने जो ढक्कन थे ना उनके ऊपर कुछ ऐसा कुछ कर दिया कि यूनिकनेस डाल दी कि ये हर कोई जो है ना बार बार जनरेट नहीं कर सकता, वरना फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो कहते हैं ना जहाँ पे आपने पेपर छाप दिए बहुत ज्यादा, तो एग्जाम्पल वही हो जाती है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
सेम इसी तरीके से बीटीसी यानी बिटकॉइन, वो कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी है या क्रिप्टो करेंसी उनके पास, यानी लोगों के दरमियान ये इस्तेमाल हो रही है, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पेपर छापती है और फिर लोगों से कहती है कि तुम लोग यूज करो। क्रिप्टो करेंसी क्या करती है, वो क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम के थ्रू, टाइम टू टाइम, और उसके बाद जो है वो फिर डिस्पर्स हो जाती है उन लोगों के दरमियान जो कम्युनिटी के अंदर यूज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर। तो क्रिप्टो करेंसी क्या वो बिकम दुनिया की नंबर वन करेंसी बन जाएगी, ये था ना, गोइंग टू बिकम अ करेंसी ऑफ फ्यूचर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इट विल रेन, यानी लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। ये एक कह सकते हैं कि आपके पास, आप पहले पाकिस्तान यूएई से या सऊदीया से आप पैसे भेजते थे पाकिस्तान, तो तरीके थे, या तो आप बैंक से भेजें, बैंक वाले क्या करते हैं पैसे लेते थे वायर ट्रांसफर में, या हुंडी से भेजें। हुंडी बेसिकली क्या होता है कि एक एजेंट टाइप का बंदा होता है, आप उसको कैश देते हो, वो जाके वहाँ पे दूसरे बंदे को वहाँ पे जाके देता है। उसकी उसमें से शायद पता नहीं कितना कमीशन वो लेता है, लेकिन कम लेता है। इसी तरीके से क्या हुआ, कार्ड बेस्ड या डिजिटल मनी आ गई, विच मीन आप ई बैंकिंग के सिस्टम पे जाते हो, वहां से ट्रांसफर करते हो, बंदे को मिल जाता है। इसी तरीके से आपके पास फिर इसके का क्या आ गया, पेपैल आ गया। आप क्रिप्टो करेंसी को यूं कह सकते हो कि ये एक नया मेंस है विद इट्स ओन इकोनॉमी, जो आप यूज कर सकते हो। बट क्या वो फ्यूचर की करेंसी बन जाएगी, ये आप कह भी नहीं सकते और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जो है दुनिया भर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को देखते हुए अपनी करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि ये वो पेपर पे वो छाप वो खत्म हो, तो तमाम चीजें डिजिटल उस पे आ जाए, तो ये चीज हो जाए। और हर कंट्री अपनी इकोनॉमी चलेगा, फिर क्या होगा, गवर्नमेंट के अंडर ही है, उसमें से अगर मैं आपसे पैसे लिए, तो आप गवर्नमेंट को जाके बोल सकते हो कि फरहान ने जो है एक्स्ट्रा जो है पैसे मुझसे ले लिया और ये इसने मुझे डिलीवर नहीं किया, तो खुद करना था। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो करेंसी इज ओपन, देयर इज नो रेगुलेशन, देयर इज नो रेगुलेटर जो कि आपको पकड़ेगा अगर आपने क्रिप्टो करेंसी मुझे दे दी और मैं फ्रॉड हूँ, मैं भाग जाऊंगा। तो ये चीज है। तो क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से रेगुलराइज करें, कुछ कंट्रीज ने किया है, और वो एक्सचेंजेस जब आप जाते हैं ना, बाइनेंस पे जाते हैं, तो उन्होंने वो रेगुलराइज इस तरह से किया हुआ है कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेके रख, कि अगर आपने धोखा दिया तो आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है मौजूद, तो वो सेंट्रलाइज है। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज अंदाज में आप अपना मेटामास्क यूज कर रहे हो, अपना वॉलेट यूज कर रहे हो, आप इन बाइनेंस और सेंट्रल एक्सचेंज पे नहीं जा रहे हो, तो आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता अनलेस आपने बताया कि ये मेरा एड्रेस। तो ये इस तरह से जो है ना, एक बहुत बड़ा क्लैश है, क्लैश ऑफ फिनटेक वर्सेस डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, या क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक वर्सेस क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। So not going to become a future currency, but it will always remain and people will always use it. Okay, after course of analysis of DevOps of blockchain, what are the business avenues we can start as an entrepreneur? पहले आप मुझे ये बताएं कि development की application बनाई या product बनाई, अगर नहीं बनाए तो don't talk about entrepreneur right away, बिकॉज अगर आप ये करेंगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। तो नोटिंग बिजनेस एवेन्यूज आर नाउ डिपेंड, दे रहे हो आप अपनी वेब डेवलपमेंट सर्विस दे रहे हो दूसरी कंपनी को, तो एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी तो आपके पास डेवऑप्स भी है, आपके पास सिर्फ भी है, और आप ब्लॉकचेन की भी सर्विस दे रहे हो, ये आप कर सकते हो। ओके, तो आई वाज सेइंग कि मेरे ख्याल में हमारा टाइम हो गया और वी हैव टू क्लोज सून नाउ। आखिरी सवाल लेता हूँ, इफ वी कम फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ डेवलपिंग, कैन वी देन स्टडी एंड हैव ग्रेट both cybersecurity and blockchain? मुझे समझ नहीं आ रहा ये। हाँ, if okay, yes you can do that of course, अगर आप
डेवलपमेंट बैकग्राउंड, आप बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। मैंने बताया ना कि ये जो इथिकल हैकर्स होते हैं, ये कहाँ, ये लोग बेसिकली बनते कहाँ से हैं, इनको स्क्रिप्ट के साथ ये प्रोग्रामिंग सीखते हैं, जब भी तो बनते हैं वो इस तरह, इनको डेवलपमेंट आती है। वो बिल्कुल टूल ओरिएंटेड नहीं होते। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू फिल सबमिट। ओके, आप लोगों को आई थिंक पोल मिला है, आप इसमें अपने जो है ना क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं तो ठीक है। और बाकी आई थिंक हमारे पास सारे क्वेश्चन खत्म हो गए which I have taken. Before I will close, I wanted to show you something. I wanted to show you कि हमारा जो ब्लॉकचेन का जो फोर्स है वो कितना बड़ा होगा, जो जिसके अंदर मल्टीपल हमारे पास। मैं सिर्फ कोर्सेज की वो दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है। It's taking too much time. जी, ये देखें आप यहाँ पे, ये कोर्सेज के जो है ना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर मटेरियल कितना है हमारे पास जो हम दे रहे हैं। ये है आपका कोर्स वन, और कोर्स वन के अंदर आपको तकरीबन 143 जो है ना टॉपिक्स हैं, 143 टॉपिक्स हैं। अगर मैं इसको खोलूँ, इसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग पब्लिक ब्लॉकचेन हिस्ट्री, फंडामेंटल पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क, क्विज है, उसके बाद ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर क्या होता है, पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, विजुअलाइज पीयर नोड्स एंड नेटवर्क, क्विज। आप इसको देखें, ये इतने सारे इसके अंदर मटेरियल, और इस मटेरियल में थ्योरी है, क्विजेज हैं, इसके अंदर प्रोग्रामिंग की टास्क हैं, असाइनमेंट्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। उसी उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे कोर्स पे जाता हूँ। ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहला कोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये इन्फ्यूरा को ट्रफल के साथ कैसे यूज करना है, एच डी वॉलेट क्या होता है, इंस्टॉल कैसे करना है, साइन अप इन्फ्यूरा के साथ, और उसके बाद सिपोलिया टेस्ट नेटवर्क को कैसे इस्तेमाल करना है, सिपोलिया के फेक ईथर कैसे लेने हैं। यहाँ पे आपको इसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग की टास्क हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आपको अपना नेटवर्क कैसे चलाना है ब्लॉकचेन का, कंसेंसस क्लाइंट कैसे आपको यूज करना है, ये आपकी प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइजेज हैं कि रिमेक इसमें क्या फ़र्क है, और उसके बाद जो है यहाँ पे राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली ऑन द रिमिक्स एंड कंपाइल इट, और इस तरह से बेशुमार एक्सरसाइजेज हैं। और हार्ड हैट की भी इसमें एक्सरसाइज है बाय द वे, विच आई थिंक दे डिडंट अपडेट, दे डिडंट अपडेट इट येट। यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुई वो, बट इट्स सपोज टू बी, या बल्कि आ गई है। ये हार्ड हैट फ्रेमवर्क, ये पूरा हार्ड हैट फ्रेमवर्क है, उसके अंदर बताया, और इसका सेटअप कैसे करना है, ये 16 मिनट्स की ये है। ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 12, इसमें हमने हार्ड हैट को पूरा लेके गए, और ये पूरे जो है दिखाया कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा कोर्स वन था। कोर्स टू जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, DFF3, वो है 98 टॉपिक्स हैं उसके। और उसके अंदर मैं आपको चीजें बताई इसी तरह से, रोल ऑफ सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन, इसमें 76 हैं, और D5 के अंदर 132 हैं। तो ये जो है आपके पास मेजर कोर्सेज हैं जो इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। और ये तमाम जो है मटेरियल, आपको इतना मटेरियल शायद कहीं और ना मिले, आपको शायद ही मिले। ओके एवरीवन, मेरे से अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर बात होती है।